जय हिंद दोस्तों। ये क्लास जियोग्राफी की है जो यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगी। इसमें पहला यूनिट हम क्लाइमेटोलॉजी ले रहे हैं जिसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसी के आगे देखो हम पहला टॉपिक पृथ्वी का वायुमंडल ले रहे हैं। इसमें पहली हेडिंग है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्या है? वायुमंडल के वैज्ञानिक अध्ययन को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। दूसरी हेडिंग है वायुमंडल, इसकी परिभाषा और तात्पर्य। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और ये कई लेयर्स में है जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, वायुमंडल ग्रेविटी के कारण हमारे पृथ्वी से जुड़ा है। दूसरा, सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों को ये वायुमंडल छानने का कार्य करती है। इसी तरंगों में पराबैंगनी किरणें भी आती हैं। एक ओजोन लेयर होती है, वो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी तरंगों को यूवी रेज कहते हैं। यूवी रेज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और ये हमारी त्वचा के मध्य परत, जिसे डर्मिक कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है। दूसरी है यूवी बी। इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, ये हमारी स्किन के बाहरी परत, जिसे कहते हैं एपिडर्मिक, वहाँ तक पहुँचती है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूवी सी, ये सबसे खतरनाक तरंग है, लेकिन ये यूवी सी तरंगें धरातल तक नहीं आ पाती क्योंकि ओजोन लेयर इन तरंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला, वायुमंडल का संगठन, मतलब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें 3 चीज़ों को रखा गया है। पहला है गैस, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है धूलकण। इनको एक एक करके डिटेल में समझाते हैं। पहला है गैस। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, लेकिन नॉर्मली समुद्र तल पर शुद्ध वायु में मुख्यतः 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उनमें से ये 8 दिए हुए हैं। पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, 5वां नियान, 6वां हीलियम, 7वां ओजोन और 8वां हाइड्रोजन। ये क्रम से लगे हुए हैं। पहला है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, आर्गन 0.93% है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कुछ पॉइंट्स में दिए हैं डाटा। पहला दिया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके अन्य गैसें अक्रिय गैसें हैं। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन सांस लेने में अनिवार्य गैस है और जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण घटक है। चौथा पॉइंट है जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। इसी वायुमंडल के संगठन में हमारा दूसरा पॉइंट है जलवाष्प। जलवाष्प क्या है कि जलवाष्प का अधिकांश भाग, लगभग 90%, हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाने में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और हम देखते हैं कि 8 किलोमीटर की ऊंचाई में जलवाष्प की मात्रा सबसे कम हो जाती है। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर हम जाते हैं या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। आगे देखते हैं। सैचुरेटेड एयर, अर्थात संतृप्त वायु वो है किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित वायु राशि में जब जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु और अधिक जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती तो उसे हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करता है, अर्थात जब वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके आगे तीसरा पॉइंट है धूलकण या एयरोफॉल। ये क्या है? वायुमंडल के निचली परतों में असंख्य सूक्ष्म कण वायु तैरते रहते हैं जिनके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे मिट्टी हो गया, समुद्री नमक हो गए, धुएं की काली हो गए, ये इत्यादि। जैसे जैसे ऊंचाई पृथ्वी से बढ़ती है
वैसे वैसे इन कणों की मात्रा घटती जाती है। इनमें से अधिकांश कण आर्द्रता गिराई केंद्र होती हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा करते हैं। इसी में एक पॉइंट है संघनन, कंडेंसेशन। ये क्या है? जब हवा में मौजूद जलवाष्प या भाप किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसी को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। यही धूल का सौर विकिरणों का कुछ भाग सोख लेती है और उसी का कुछ भाग परावर्तन तथा प्रकीर्णन हो जाता है। हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। ये आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय का रंग, सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल होना स्कैटरिंग का ही प्रभाव है। अगली हेडिंग है वायु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें होती हैं, जिसमें पहला क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, दूसरा समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, तीसरा है मध्यमंडल मेसोस्फियर कहते हैं, चौथा आयन मंडल आयनोस्फीयर कहते हैं, पांचवा बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। इन्हीं परतों के बीच में कुछ संक्रमण पेटियां होती हैं जिसे सीमांतर या पाज बोलते हैं। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच ट्रोपोपाज बोलते हैं, समताप मंडल मध्यमंडल के बीच स्ट्रेटोपाज बोलते हैं, मध्यमंडल और आयन मंडल के बीच मेसोपॉज बोलते हैं। इसके आगे ये चित्र बना हुआ है जिस पे दिखाया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन लेयर, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कितने दूरी पर पृथ्वी से फैली हुई हैं। इन्हीं लेयर्स को डिटेल में समझते हैं। पहला है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल के सबसे निचली परत है और सघन परत है। कुछ लोग इसे मिश्रण मंडल भी बोलते हैं। धरातल पर इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, लेकिन जैसे इक्वेटर या विषुवत रेखा पर जाएं तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है और वही ध्रुवों पर ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से ये परत पतली होती जाती है। आगे देखते हैं कि ये विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ी जाती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्यों कम हो जाती है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है और इसके बीच में इक्वेटर है और ये पोलर है। इस इक्वेटर के आसपास अधिक गर्मी होती है, जिससे कि हवाएं गर्म हो जाती हैं और ये ऊपर की ओर जाने लगती हैं और यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। जैसे ही पोलर की ओर जाए, यहाँ पे इतनी अधिक ठंडी होती है कि यहाँ की हवाएं भारी हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, जिससे कि यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। आगे देखते हैं। इस क्षोभ मंडल परत का विशेष महत्व है क्योंकि यहीं पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, कोहरा, ओस, बादल, वर्षा इसी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इस क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट होना इस मंडल की एक बड़ी विशेषता है। आगे एक पॉइंट है सामान्य ताप हाफ दर, जिसे नॉर्मल लाइफ रेट बोलते हैं। अर्थात क्षोभ मंडल में पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने में प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट देखी जाती है। इसी को सामान्य ताप हाफ दर बोलते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। इस मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का घटना जो हम क्षोभ मंडल में देखते हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसी मंडल के निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर समान तापमान पाया जाता है। समताप रेखा समांतर न होकर के यहाँ पर लंबवत होती है। अगला पॉइंट है इस मंडल में जलवाष्प और धूल कण लगभग नहीं के बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं नहीं होते हैं, जिससे कि यहाँ पे मेघ नहीं बनते। लेकिन एक विशेष प्रकार के मेघ भी बनते हैं जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोलते हैं। अगला पॉइंट है ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये अन्य गैसों की अपेक्षा ओजोन गैस सौर विकिरण का अधिक भाग सोखती है।
इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर दर से बढ़ती है। ये लेयर हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आगे देखते हैं। तीसरा है मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट देखने को मिलता है और इस परत में कुछ रासायनिक परिवर्तन देखे गए हैं। इसके आगे देखते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 80 से 500 किलोमीटर के बीच है। इस लेयर में गैसें आयनीकृत अवस्था में होती हैं और इस लेयर से दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और लास्ट है पांचवा बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर की ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता देखने को मिलती है। यहाँ से हमारी ये क्लास समाप्त हुई। इसके आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए अगली वीडियो देखें।